You are currently the only person in this conference. Good evening, everyone. Am I audible? Yes, sir. लास्ट क्लास में हमने डायोड का वर्किंग देखा था कि डायोड कैसे वर्क करते हैं। एक तो डायोड का जो आइडियल डायोड की वर्किंग है कि फॉरवर्ड बाइस में वो एक क्लोज स्विच की तरह बिहेव करता है और रिवर्स बाइस में वो एक ओपन स्विच की तरह बिहेव करता है। उसके बेसिस पर ये हमारा रेक्टिफायर सर्किट था, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। और इसमें हमने ब्रिज रेक्टिफायर भी देखा था। इसके बाद स्पेशल पर्पस डायोड में हमने बात करी थी जेनर डायोड की। जेनर डायोड का सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये रिवर्स बाइस कंडीशन में ही। आवाज आ रही है ना मेरी? कनेक्शन हाँ, में सर। थोड़ा इशू है मुझे लग रहा है। देखो, तो जेनर डायोड का सबसे इंपॉर्टेंट बात हम लोग को याद रखना है कि ये रिवर्स बाइस कंडीशन में इसको यूज करते हैं। और इसकी जो मेन इंपॉर्टेंस है वो ब्रेकडाउन के बाद, ब्रेकडाउन के पहले ये नॉर्मल डायोड की तरह ही बिहेव करता है। ब्रेकडाउन के बाद ये अपने पैरेलल में पोटेंशियल को चेंज नहीं होने देता, इसलिए इसको वोल्टेज रेगुलेटर भी बोला जाता है। हमने आपको पिछले दिन ये बताया था, इट एक्ट्स एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। और यहाँ पर एक दो न्यूमेरिकल भी उसके बेसिस पर कराए थे हमने। तो डायोड से जो भी हमारा न्यूमेरिकल है वो जेनर डायोड से ही आपसे पूछा जाएगा। भी डायोड है वो मोस्टली सिर्फ थियोरेटिकल एस्पेक्ट है, उनको समझना है कि उनका वर्किंग क्या होता है। उनसे न्यूमेरिकल हमारा बनेगा सिर्फ इसी पोर्शन से। तो हमने ये फाइल शेयर भी करी थी, जो बच्चे क्लास अटेंड नहीं किए थे उन लोगों ने देखा होगा। आज हम लोग जो रिमेनिंग स्पेशल उनके बारे में बात करेंगे, जिसमें एक है हमारा फोटो डायोड। फोटो डायोड, इनका जो सिंबल होता है वो भी हम लोग थोड़ा ध्यान से समझेंगे, क्योंकि सारे स्पेशल पर्पस डायोड के लिए अलग अलग सिंबल यूज किए जाते हैं।
तो हमने देखा ही था, ये हमारा नॉर्मल डायोड है। अगर इसको हम लोग को फोटो डायोड बनाना हो, कुछ इस तरीके से इसका इलेक्ट्रिकल सिंबल होता है। फोटो डायोड्स को भी हम लोग रिवर्स बाइस कंडीशन में यूज करते हैं। इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है और इसका इंपॉर्टेंस कहाँ है, कहाँ यूज करेंगे, कैसे इनका वर्किंग होता है। तो जैसे हमने बताया कि नॉर्मल डायोड जो होते हैं वो रिवर्स बाइस कंडीशन में ओपन सर्किट की तरह बिहेव करते हैं। आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। थोड़ा सा कनेक्शन का इशू बार बार आ रहा है, अब नहीं आना चाहिए। तो मैं बता रहा था जेनर डायोड में हमारा सिंबल अगर तुम देखो तो ये नॉर्मल डायोड की तरह ही है, बस यहाँ पर एक टेढ़ा कर दिया गया। तो ये सिंबल होता है जेनर डायोड का। ये हमारा डायोड है, इसको रिकंडीशन में सर यूज आवाज और ब्रेक इसका हो रही है। सिंबल एक नॉर्मल डायोड ऐसे सर्कल बना। आवाज ब्रेक हो रही है। हाँ सर। ओके, अब 5 मिनट 10 मिनट का टाइम दो, देखो अगर आवाज बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होगी तो मैं कुछ और कोशिश करूंगा। ये जो ऐसा 3 ऐसे दिखाया गया, ये मतलब लाइट के लिए। फोटो डायोड का मतलब होता है बेसिकली ये तब एक्टिव होते हैं जब इनके ऊपर लाइट फॉल हो। जैसे बर्गलरी अलार्म, बड़े बड़े जो तिजोरियां होती हैं उनमें ये सब इंस्टॉल किया जाता है, या कहीं पर भी आग वगैरह अगर लगती है तो वहां पर भी ये एज ए सेंसर यूज किया जाता है। इसके ऊपर लाइट पड़ेगा तो ये एक्टिव हो जाएगा। बेसिक फंक्शन ये है। इंटरनल वर्किंग कैसे होती है ये हम लोग समझेंगे, पहले इसके बारे में कुछ लाइंस आप ले लो। दीज आर स्पेशल डायोड्स used for detecting the optical signal और लाइट भी बोल सकते हो। ऑल्सो नोन एज फोटो डिटेक्टर।
इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसको रिवर्स बाइस में यूज किया जाता है. इट इज यूज्ड इन रिवर्स बाइस कंडीशन. देखो कौन सा डायोड कैसे यूज किया जाता है ये भी एक क्वेश्चन ही है. डायोड से एकदम से बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन बनते हैं ऐसा बात नहीं है. तो कोई भी डायोड दे दिया और पूछा कि ये कैसे यूज होता है, किस तरह के सर्किट में यूज किया जाता है, दैट इज ऑल्सो ए क्वेश्चन. हम लोगों ने अगर क्वेश्चन सॉल्व किया होगा तो देखा होगा इस तरीके से हमने एक डायोड को रिवर्स बाइस कंडीशन में लगा दिया है. और ये बैटरी हमारी उतनी बड़ी नहीं है, उतनी ज्यादा भी नहीं है कि ये ब्रेकडाउन वोल्टेज को क्रॉस कर सके. रिमेंबर दिस बैटरी इज नॉट इनफ फॉर ब्रेकडाउन. और यहां पर एक स्पीकर है, ऐसा मान के चलो दैट इज ए स्पीकर. और अगर सर्किट में करंट फ्लो करता है तो स्पीकर अलार्म बजने लगेगा. दैट इज लाइक अलार्म. तो इनिशियली हमने ये सर्किट कंप्लीट कर दिया है. बिकॉज दिस डायोड इज इन रिवर्स बाइस कंडीशन, इट इज नॉट गोइंग टू कंडक्ट. कोई भी करंट इनिशियली फ्लो नहीं करेगा. लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये फोटो डायोड होते हैं और जैसे ही लाइट इनके ऊपर फॉल होती है तो बेसिकली इनका जो डिप्लीशन लेयर होता है उसको ट्रांसपेरेंट बनाया जाता है. पीएन जंक्शन डायोड में हमने आपको बताया था डिप्लीशन लेयर के बारे में. ये हमारा पीएन जंक्शन डायोड होता है. तो इसकी जो डिप्लीशन लेयर होती है इसको ट्रांसपेरेंट बनाते हैं और ये यहाँ से लाइट इंटर करती है. तो जब लाइट इंटर करती है तो इसके अंदर ये लाइट क्या करती है, बॉन्ड्स को तोड़ती है. हम वैसे मटेरियल यूज करते हैं कि इसके अंदर के जो बॉन्ड्स हैं इस लाइट के फॉल होने से टूटने लगते हैं. और चूंकि रिवर्स बाइस कंडीशन है तो वी नो रिवर्स बाइस कंडीशन में अगर ये पी साइड है और अगर ये एन साइड है तो एक ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ पड़ा है. और अगर लाइट इस रीजन में फॉल हुई तो इसके अंदर बॉन्ड टूटेंगे. और जब भी कोई बॉन्ड टूटता है तो उससे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं. और इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होने से एक करंट कंस्टिट्यूट होगा. जो हमारे होल्स होंगे वो इस साइड जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इस साइड जाएगा और एक नेट करंट फ्रॉम एन साइड टू पी साइड, जिसको हम लोग ऑल्सो ड्रिफ्ट करंट बोलते हैं, एक सेटअप हो जाएगा. और चूंकि लाइट लगातार पड़ रही है तो लगातार जनरेशन हुआ जा रहा है इलेक्ट्रॉन एंड होल का और लगातार करंट कंस्टिट्यूट होगा. करंट कंस्टिट्यूट होने से ये अलार्म साउंड करने लगेगा. तो जब तक लाइट फॉल होगा तब तक ये अलार्म बजता रहेगा. एंड दिस इज हाउ इट एक्ट एज अ फोटो डिटेक्टर. ये फोटो डिटेक्टर की तरह ऐसा बिहेव हो रहा है. तो इसको, ये जो पूरी बात है इसको 2-3 लाइन में मैं आपको लिख देता हूं. देखिए, when photodiode is illuminated, when photodiode is illuminated with light having energy greater than the energy gap इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स आर जनरेटेड. ये जो इसके अंदर जो हमारा बेसिक, जैसे मान लो ये जर्मेनियम का बना हुआ है, सिलिकॉन का बना हुआ है, तो पी टाइप में और एन टाइप में तो हमने तो जो मिक्सिंग की है तो यहाँ पर हमारे
इलेक्ट्रॉन होल पेयर बन के ये एक कंप्लीट मटेरियल बना हुआ है, इसके अंदर बॉन्ड्स हैं और सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में बंधे हुए हैं, मतलब सारे वैलेंस बैंड में पड़े हुए हैं। जैसे ही लाइट फॉल होगी तो लाइट बेसिकली क्या करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करता है। लाइट में एनर्जी होती है और उस एनर्जी मतलब वो जो एनर्जी होती है वो इतनी होती है कि वो जो बैंड गैप है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का जो गैप था उससे ज्यादा होता है। हम लोग वैसा ही मटेरियल यूज करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स को जैसे ही एनर्जी मिलेगी वो कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, बेसिकली इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो जाएगा। जब वो कंडक्शन बैंड में जाएंगे तो वो तो खुद फ्री हो गए और उन्होंने जहां से लीव किया वहां पर एक होल जनरेट कर दिया। अब होल के कारण कंडक्शन अलग होगा, इलेक्ट्रॉन के कारण अलग होगा। दूसरे तरीके से कहा जाए तो जो भी डिप्लीशन लेयर है वहां पर इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे और कंडक्शन शुरू हो जाएगा। एनर्जी इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेटेड, ठीक है, व्हेन द फोटोडायोड इज इल्यूमिनेटेड विथ लाइट हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन द एनर्जी गैप, देन इलेक्ट्रॉन होल पेयर generated. This process occurs in depletion layer due to the electric field मैंने पहले ही बताया है कि डिप्लीशन लेयर के अंदर ऑलरेडी एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप रहता है, उसके लिए कोई एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत नहीं होती। वैसे हमने ऑलरेडी एक रिवर्स बाइस में बैटरी उसको कनेक्ट किया हुआ है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। रिवर्स बाइस कंडीशन में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड सपोर्ट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डिप्लीशन लेयर एंड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम मोर स्ट्रॉन्गर। तो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होता है तो वो तुरंत शिफ्ट होगा। So due to the electric field of the junction, they constitute current. Through load resistance. अब ये जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर जनरेट होंगे उतना ही ज्यादा अलार्म जो है वो तेजी से बजेगा, उतना ही ज्यादा करंट होगा और बेसिकली करंट जितना ज्यादा होगा साउंड उतना ज्यादा होगा। मतलब इससे अपने को लाइट की इंटेंसिटी भी पता चल जाएगी कि जो भी लाइट फॉल हो रहा है उसकी इंटेंसिटी एक तरीके से कितनी है, कम है ज्यादा है। जोर जोर से अलार्म बज रहा है मतलब ज्यादा लाइट फॉल हो रहा है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोटो करंट magnitude of photocurrent depends on intensity of light used. Intensity of light used. तो ये हमारा फोटो डायोड का वर्किंग है। इसमें जो हमारा पर्पस है कि ऑलरेडी हमारे सर्किट में एक सोर्स बैटरी, एक सोर्स वोल्टेज हमने दिया हुआ है। सी सर्किट में कोई बैटरी नहीं है ऐसा बात नहीं है,
लेकिन सर्किट में करंट नहीं फ्लो कर रहा है जब तक कि इसके ऊपर लाइट नहीं फॉल हो रहा है। तो इस तरीके से ये हमारा फोटोडायोड है। इसी का जस्ट थोड़ा सा चेंज कर देंगे तो हमारा सोलर सेल बनता है। सोलर सेल क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले एक दूसरा डायोड जिसको बोलते हैं हम लोग लाइट इमिटिंग डायोड, जिसका आजकल मैक्सिमम यूज टीवी, बल्ब, एलईडी हर जगह आजकल यूज में है। तो एलईडी होता है लाइट इमिटिंग डायोड। इसको इन शॉर्ट बोलते हैं एलईडी। तो आजकल देखोगे हर जगह एलईडी यूज करते हैं। एलईडी क्यों यूज किया जाता है? ये इफिशिएंट है। जो पुराने हमारे बल्ब थे, एक तो फिलामेंट बल्ब या फिर फ्लोरेसेंट ट्यूब, जो ट्यूबलाइट होती थी पानी वाली, तो सबसे ज्यादा जो एनर्जी इफिशिएंसी कम थी वो थी फिलामेंट बल्ब, एडिशन वाली बल्ब। उसके बाद उससे थोड़ा ज्यादा इफिशिएंट हुआ तब ट्यूबलाइट्स आए। उसमें अपने हम लोग ने करंट को कम करने के लिए या रेजिस्टेंस को कम करने के लिए हमने एलआर सर्किट, चॉक कॉइल यूज किया ताकि करंट कम यूज हो। उसी का कॉम्पैक्ट फॉर्म था CFL, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प। वो ट्यूबलाइट में जो कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करते थे वही कॉन्सेप्ट CFL बल्ब में भी होता था। CFL बल्ब अगर तुमको याद हो, ऐसे आड़े तिरछे टेढ़े मेढ़े शेप में आते थे कांच के, तो भी कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प था। दैट वाज आल्सो एफिशिएंट, बट उतना ज्यादा एफिशिएंट नहीं था जितना कि लाइट इमिटिंग डायोड। ये सबसे ज्यादा एफिशिएंट है, लाइट वेट है, इसमें कांच भी बहुत ज्यादा यूज नहीं होता, तो इसलिए इसका जो यूज है वो बहुत ज्यादा होता है। अब इनका वर्किंग कैसे होता है? दिस इज बेसिकली आल्सो ए डायोड, और इसको हम लोग यूज करते हैं फॉरवर्ड बायस कंडीशन में। हमने आपको बताया है कि जब भी डायोड को हम फॉरवर्ड बायस कंडीशन में यूज करते हैं तो पी साइड का जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है लाइक होल्स, और एन साइड का जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है दैट इज इलेक्ट्रॉन, ये दोनों डिप्लीशन लेयर के तरफ पुश किए जाते हैं। इफ यू सी, अगर ब्लॉक डायग्राम्स हम इसको देखें तो ये हमारा डिप्लीशन लेयर है, ये हमारा पी साइड है और ये हमारा एन साइड है। तो अगर हम पी को पॉजिटिव से और एन को नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे तो ये जो होल्स हैं बिकॉज ऑफ रिपल्शन ये डिप्लीशन लेयर की तरफ जाएंगे, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है अगेन बिकॉज ऑफ रिपल्शन, बिकॉज नेगेटिव टर्मिनल हमने कनेक्ट किया है, तो बैटरी क्या करेगा, इनको डिप्लीशन लेयर की तरफ पुश करेगा। तो इसमें जब आते हैं तो इनका रिकॉम्बिनेशन होता है। अब रिकॉम्बिनेशन जैसे अगर हमको बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, तो अगर बॉन्ड बनेगा तो उससे एनर्जी रिलीज भी होगी। और डिप्लीशन लेयर को यहाँ पर फिर से ट्रांसपेरेंट रखते हैं, दिस इज अ ट्रांसपेरेंट थिंग। और जो भी एनर्जी रिलीज होती है हम ऐसा मटेरियल चूज करते हैं कि वो जो एनर्जी है और वो लाइट के फॉर्म में, बेसिकली हीट इज आल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इंफ्रारेड रेडिएशन में अगर वो एनर्जी चली जाएगी तो वो हीट हो जाएगा। अगर उसी एनर्जी को हम ऐसा मटेरियल यूज करें ताकि जो रिकॉम्बिनेशन से जो एनर्जी निकल रही है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ हो वो विजुअल रीजन में आ जाए, तो यही लाइट इमिट करने लगेगा। जो एनर्जी है वो लाइट के फॉर्म में इमिट होने लगेगी, और ये लाइट से हम लोग बल्ब की तरह यूज कर सकते हैं। तो कोई भी एलईडी बल्ब अगर देखोगे तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे एलईडी होते हैं, मतलब बहुत सारे छोटे छोटे डायोड्स होते हैं। बल्ब में एक ही एलईडी नहीं होता, उसके अंदर जैसे 10-12 ट्यूबलाइट है तो उसमें 15-20 एक एलईडी की स्ट्रिप होती है, और उसमें छोटे छोटे एलईडी होते हैं। हर एलईडी इसी कॉन्सेप्ट पर वर्क करता है, और ये सब डीसी पर वर्क करते हैं। इसलिए देखोगे जब भी हम ट्यूबलाइट वगैरह को जलाते हैं तो उसके अंदर एक मदरबोर्ड, एक सर्किट होता है, और उसमें भी रेक्टिफायर सर्किट यूज किया जाता है।
सबसे पहले एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, उसका 220 वोल्ट को जो नॉर्मल पोटेंशियल जिस टाइम पर वो वर्क करता है 12 वोल्ट, पहले उसको कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको डीसी में कन्वर्ट करते हैं और तब जाके उस एलईडी स्ट्रिप को कनेक्ट किया जाता है, तो हमारा एलईडी होता है। तो इसका जो नॉर्मल वर्किंग है और इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको एक बार फिर से एक बार दे देता हूँ। ये जितनी भी बातें मैं लिख रहा हूँ इसको एक बार जरूर पढ़ लेना, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन इनमें न्यूमेरिकल तो है नहीं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो कहीं ना कहीं से एक आध क्वेश्चन बन जाएंगे। तो सबसे पहले याद रखना कि लाइट इमिटिंग डायोड जो होता है वो हैवीली डोप्ड होता है, इट इज अ हैवीली डोप्ड। पीएन जंक्शन डायोड used under forward bias condition. Emits a spontaneous radiation this is enclosed in a transparent cover so that emitted light can come out. ये हमारा नॉर्मल अबाउट द एलईडी हुआ कि इसको बेसिकली ये होता क्या है, कैसे यूज करते हैं। अब इसके मैकेनिज्म के बारे में जो हमने बताया कि जो डिप्लीशन लेयर के अंदर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो डेफिनेटली उसमें एनर्जी रिलीज होती है, उसी बात को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन electrons are sent from N side to P side and holes are sent from P side to N side बेसिकली ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं। दिस मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स recombine in depletion layer releasing energy in form of photon which are emitted as light.
तो ये बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल है, जिसमें हमको दो तीन चीजें ही ध्यान रखनी है। फॉरवर्ड वाइस में कनेक्ट करते हैं, हैवीली डोप्ड होता है, और रिकॉम्बिनेशन से जो एनर्जी निकलती है वो इस तरह से निकलती है ताकि वो विजुअल लाइट के फॉर्म में निकल सके। दैट्स इट। इसके अलावा एक और स्पेशल पर्पस डायोड है, इसको हम लोग बोलते हैं सोलर सेल। हाउ मेनी ऑफ यू हैव इंस्टॉल्ड, कितने लोगों के घर पे सोलर सेल उनके छत पर इंस्टॉल्ड है? सोलर सेल किसी का नहीं? अरे वाह, हमने तो अमरावती में बहुत सारे घरों के ऊपर देखा है, पूरा का पूरा घर ही सोलर सेल से कवर कर लेते हैं। उसके अपने फायदे हैं। तो सोलर सेल क्या होता है? ये कॉन्सेप्ट तो बहुत पुराना है, लेकिन अभी पिछले 5-10 साल में इसको बहुत ज्यादा लोग यूज करने लगे। सोलर सेल में भी हमारा डायोड ही होता है, और बहुत सारे डायोड होते हैं। ये देखा जाए तो जो फोटो डायोड होते हैं बिल्कुल इसी तरह के डायोड है। फोटो डायोड और सोलर सेल में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, बस ये है कि फोटो डायोड को हम लोग एक बैटरी के साथ यूज करते हैं, और सोलर सेल वाला जो डायोड है उसमें बैटरी हम दूसरे तरीके से यूज करते हैं। वी डोंट यूज टू कंडक्ट द सर्किट। सर्किट में कंडक्शन के लिए एक्सटर्नल बैटरी यूज नहीं की जाती। बेसिकली हम लोग बैटरी को एज ए लोड यूज करते हैं, तो चार्ज करते हैं। सोलर सेल को चलाने के लिए बैटरी की जरूरत नहीं पड़ती, सोलर सेल से बैटरी को चार्ज किया जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि सोलर सेल को डायरेक्टली हम यूज कर लें होम अप्लायंसेस वगैरह चलाने के लिए, बैटरी की जरूरत ही ना। दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो उसमें डीसी करंट प्रोड्यूस होता है, और डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए अगर किसी के घर में ये पूरा सिस्टम लगा होता तो उसको और ज्यादा इस चीज का फील आ जाता कि सोलर सेल सिर्फ ऐसा नहीं है कि सोलर पैनल लगाने होते हैं। सोलर पैनल तो एक ऊपर से जो दिखता है, उसके अलावा एक इन्वर्टर सर्किट होता है। बेसिकली एक इन्वर्टर डिवाइस होता है जो वहां से जो भी करंट आता है उसको एसी में कन्वर्ट करके डायरेक्ट एक आउटपुट देता है। और दूसरा, You are currently the only person in this conference.
Am I audible? हाँ सर। ये सारे बच्चे अचानक से सब लोग के साथ कनेक्शन इशू है या सिर्फ मेरे साथ हो रहा है, या ये प्लेटफॉर्म का इशू है? अचानक से सारे बच्चे डिस्कनेक्ट हो गए। सर ये प्लेटफॉर्म का था। है ना? क्योंकि इतना खराब इंटरनेट नहीं होता है कि एक साथ सारे बच्चे डिस्कनेक्ट हो जाए। मुझे लग रहा था कब से कि मेरा ही इशू है। मैं बार बार थोड़ा सा अशेम्ड फील कर रहा था बिकॉज ऑफ द नेटवर्क, लेकिन नेटवर्क का इशू नहीं लग रहा मेरे को। एक साथ इतने बच्चे डिस्कनेक्ट हुए हैं, इसका मतलब कि ये प्लेटफॉर्म का ही कुछ इशू है। ओके, मेरे को कन्वे करना होगा ये मैसेज। चलो पहले आज की क्लास तो कंटिन्यू करते हैं। तो सोलर सेल, एनीवन जिसके घर में ये सोलर सेल इंस्टॉल्ड है? सोलर सेल में दो तरीके से हम लोग सोलर सेल को यूज करते हैं। एक तो दिन के टाइम पर डायरेक्टली जो भी उससे बिजली बन रही है, सोलर सेल क्या करता है, मतलब लेमन तरीके से अगर बोला जाए तो वो बिजली बनाता है, इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करता है सनलाइट से। तो डायरेक्ट उसको यूज कर लिया, डायरेक्ट फैन चला लिया, डायरेक्ट बल्ब जला लिए। तो उसके लिए अपने को एक इन्वर्टर चाहिए, क्योंकि ये जो सोलर सेल है ये डीसी प्रोड्यूस करता है, और रात में भी हम लोग उसको यूज कर पाए इसके लिए हम लोग बैटरी रखते हैं। ये साथ साथ बैटरी को भी चार्ज करता है। और बैटरी और सोलर सेल, इससे जो भी हमको आउटपुट मिलता है, क्योंकि घर में सारे अप्लायंसेस एसी से चलते हैं, इसलिए उसको इन्वर्टर यूज करना पड़ता है। वो इन्वर्ट करके एसी में कन्वर्ट करता है। इन्वर्टर का काम होता है एसी को डीसी में और डीसी को एसी में, दोनों करता है। तो दोनों सर्किट होते हैं, रेक्टिफायर सर्किट भी होता है और एक दूसरा सर्किट होता है जो डीसी को भी एसी में कन्वर्ट कर सके। तो सोलर सेल का वर्किंग बिल्कुल लाइट इमिटिंग फोटो डायोड की तरह है, बट इसमें ये सेल नहीं होता, इसको डायरेक्टली हम कनेक्ट करते हैं। तो देखो, ब्लॉक डायग्राम से अगर हम लोग समझने की कोशिश करें कि सोलर सेल का वर्किंग होता कैसे है, तो इसका भी डिप्लीशन लेयर ट्रांसपेरेंट बनाया जाता है। ये हमारा एक डिप्लीशन लेयर है, और इस डायोड को हमने किसी बैटरी से नहीं बल्कि एक लोड रेजिस्टेंस से डायरेक्टली कनेक्ट किया हुआ है। अब ये लोड रेजिस्टेंस, ये हमारा बैटरी हो सकता है, फैन हो सकता है, बल्ब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये हमारा पी साइड है और ये हमारा एन साइड है, और यहाँ पर लाइट्स फॉल हो रही हैं। जैसा फोटो डायोड में हमने देखा था कि लाइट का काम होता है इन डिप्लीशन लेयर के अंदर इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होना, और यहाँ पर एक ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ पड़ा है। तो जैसे ही इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे तो एक करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करने लगेगा, जो आउटर सर्किट से फ्लो होता हुआ ऐसे जाएगा। और ये हमारा फैन हो सकता है, बल्ब हो सकता है, तो चलेगा। डायरेक्ट लाइट आ रही है और इससे करंट कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है, डिप्लीशन लेयर के अंदर इलेक्ट्रॉन होल पेयर बन रहे हैं। लेकिन एक डायोड में अगर बात की जाए तो ये करंट बहुत कम होता है, माइक्रो एम्पियर में होता है, 10⁻⁻6 एम्पियर, बहुत कम। डायरेक्टली उसको किसी भी फैन से या बल्ब से कनेक्ट करेंगे तो हमको दिखेगा भी नहीं कि उसमें कोई करंट है। लेकिन अगर ऐसे ऐसे बहुत सारे सेल को पैरेलली कनेक्ट कर दिया जाए, मतलब बेसिकली ये जितने भी डायोड हैं सबको पैरेलली कनेक्ट कर दे, तो सबसे 1 माइक्रो एम्पियर 1 माइक्रो एम्पियर 1 माइक्रो एम्पियर, इस तरह से 10⁻6 डायोड को अगर हम कनेक्ट कर देते हैं तो एक तरीके से बोला जा सकता है कि टोटल मिला के 1 एम्पियर करंट हमको मिल जाएगा। तो ये जो सोलर पैनल होते हैं उसमें बहुत सारे छोटे छोटे सेल होते हैं, लाखों की संख्या में, और हर एक फोटो सेल और सोलर सेल एक वेरी स्मॉल करंट जनरेट करता है, जो कि सबके साथ मिलके एक बड़ा करंट दे देता है, जो
तो सोलर सेल के बारे में कुछ बातें हम लोग लिख लें। इसमें 3 स्टेप्स होते हैं, क्या क्या वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और सोलर सेल is a p-n junction diode which generates which generates EMF when solar radiation falls on it. It works on the principle of photodiode. वर्किंग बिल्कुल सेम है। Except that an external source is applied through it. इसमें कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं कनेक्ट करते। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि सोलर सेल और फोटोडायोड इसमें बेसिक फर्क क्या है, कुछ फर्क नहीं है सिवाय इस बात के कि हमने यहाँ पर कोई बैटरी कनेक्ट नहीं की। चीज बिल्कुल वही है, वहां पर भी यही फिनोमेना हो रहा था, यहाँ भी यही फिनोमेना हो रहा है। और इसको हम 3 स्टेप में डिवाइड करते हैं इस पूरे प्रोसेस को। एक होता है पहला जेनरेशन। सोलर सेल में नॉट अप्लाइड है ना एक्सटर्नल सोर्स। It works on the principle of photodiode except that an external source is applied through it. मतलब except that an external source is applied through it, मतलब इसको कैसे बोले। अच्छा, it works on the principle of photodiode except that no external source, ऐसा चाह रहे हो क्या? तब ज्यादा सेंस में करेगा। नो एक्सटर्नल सोर्स इज अप्लाइड थ्रू इट। हाँ ठीक है, नो एक्सटर्नल सोर्स इज अप्लाइड थ्रू इट। जेनरेशन का मतलब लाइट फॉल होती है तो बॉन्ड्स और इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जेनरेशन। So when light falls, at junction, electron hole pair are generated. सेकेंड स्टेप है सेपरेशन। हमने बताया था कि जब भी कोई डिप्लीशन लेयर के अंदर इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होगा तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये उनको सेपरेट कर देगा। होल्स को वो पी साइड ढकेल देगा और इलेक्ट्रॉन को वो एन साइड ढकेल देगा। दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू वर्क। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग टू सेपरेट दिस टू इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। तो ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी को बोलते हैं सेपरेशन। ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड,
in depletion layer, electrons are swept in n side and holes to p side. जनरेशन ये हमको समझ आ गया, सेपरेशन ये समझ में आ गया, और तीसरा स्टेप होता है कलेक्शन। अब तुम ऐसा समझो कि ये जो होल्स इस रीजन से यहां पर आए, ये हमारा एक न्यूट्रल रीजन है। अगर यहां पर अगर होल्स आएंगे एक्स्ट्रा, तो बेसिकली ये रिलेटिवली हायर पोटेंशियल पर हो जाएगा और ये हमारा रिलेटिवली लोअर पोटेंशियल पर हो जाएगा। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन और होल्स इस तरह से एक्यूमुलेट होने लगेंगे, तो यही तो बैटरी के अंदर होता है। नॉर्मली एक बैटरी के अंदर क्या होता है कि जो केमिकल होते हैं बैटरी के, पॉजिटिव चार्ज को एक तरफ और नेगेटिव चार्ज को एक तरफ एक्यूमुलेट कर देते हैं, और जब भी हम किसी एक्सटर्नल सर्किट से इसको कनेक्ट करते हैं तो बिकॉज ऑफ दिस पोटेंशियल डिफरेंस करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग थ्रू इट। तो जैसे ये पीएन जंक्शन डायोड में होल्स को उसने एक तरफ कर दिया, इलेक्ट्रॉन को एक तरफ कर दिया, होल्स को हम एक पॉजिटिव एंटिटी की तरह देख रहे हैं, तो इधर एक तरीके से पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है, इधर एक तरीके से निगेटिव पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है, मतलब ये एक दूसरे को रिसेंबल कर रहे हैं। तो जो हमारा डायोड है वो एक बैटरी की तरह बिहेव करने लगा है, और जैसे भी चीज को, जैसे हमने रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया तो एक आउटर सर्किट में करंट फ्लो करने लगेगा पी से एन साइड की तरफ। एंड दैट इज हाउ नॉर्मल बैटरी का भी वर्किंग होता है। सर्किट से नहीं कनेक्ट करेंगे, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पड़े रहेंगे। जैसे ही एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट करेंगे पॉजिटिव होगा, तो बैटरी के अंदर का केमिकल वापस से पॉजिटिव चार्ज वहां पर ला देगा। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर ये हो रहा है, इसको बोलते हैं कलेक्शन। तो इलेक्ट्रॉन रीचिंग एन साइड, हाँ बोलिए। सर वो मूवमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हो रही थी, पर जब मूवमेंट थोड़ी ज्यादा होगी तो फिर वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो धीरे धीरे कैंसिल हो रही ना, क्योंकि जहां पी साइड नेगेटिव था पहले और फिर अभी पॉजिटिव आते जा रहा, तो फिर वो तो जीरो हो रहा। देखो ये हमारा ऑलरेडी एक पी साइड मटेरियल है, और आप बोल रहे हो कि इसमें से जो होल्स निकलेंगे अगर वो इस साइड आ रहे हैं, तो यहाँ पर जो नेगेटिव कर्नल है उसके साथ ज्वाइन होके वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, ऐसा? हाँ बात तो सही है। लेकिन अगर ऐसा सोचो कि अगर इस रीजन में ये प्रोसेस बॉन्ड का टूटना लगातार होता रहे, तो फिर तो वो डेफिनेटली रैंडम डायरेक्शन में जाएंगे ना, फिर वो रैंडम डायरेक्शन में जाएंगे ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ टाइम बाद जीरो हो जाएगी। सही है। इसका एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। ऐसा होता तो नहीं है, बट इसका एक एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। क्यों नहीं हो सकता? अगर होल्स इधर आ रहे हैं और इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं, ये तो अभी बोल नहीं पा रहे हैं हम, ठीक है? कुछ
सोच नहीं पा रहे हैं कि इसको काउंटर करने के लिए कोई एक आर्गुमेंट होना पड़ेगा। डेफिनेटली जो बोल रहे हैं उसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन अगर ये सारी चीजें वर्क कर रही हैं तो इसका कुछ ना कुछ एक काउंटर लॉजिक होगा जो भी हम सोच नहीं पा रहे। तो इलेक्ट्रॉन रीचिंग इनसाइड, मैं तब तक सोच रहा हूं अगर कुछ लॉजिक मिलेगा तो मैं बोलते बोलते अगर कुछ दिमाग में आता है तो मैं बताता हूं। इलेक्ट्रॉन्स reaching inside and holes reaching p side causes inside negatively charged and p side positively charged. ये जो इसके लिए अपने को थोड़ा सा मुझे जो लग रहा है, क्योंकि कोई भी रिवर्स वाइज कंडीशन में अगर हम ये सिर्फ इसकी बात नहीं हो रही, सोलर सेल की बात नहीं हो रही, ये किसी भी रिवर्स वाइज कंडीशन में जब डायोड को हम यूज करते हैं तब भी ये लॉजिक लगा सकते हैं। मतलब उस समय ये आर्गुमेंट दिया जा सकता है कि रिवर्स वाइज कंडीशन में तो हमेशा ही ऐसा होना है कि जो भी हमारे इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर जनरेट हो रहे हैं वो डिप्लीशन लेयर के वॉल पर, डिप्लीशन लेयर के वॉल पर ही बोलेंगे, जो हमारे पॉजिटिव और निगेटिव कर्नल्स प्रेजेंट हैं उनको न्यूट्रलाइज करके ये पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो कर देंगे। फिर तो करंट फ्लो ही नहीं करना चाहिए। तो मुझे जो लगता है कि डिप्लीशन लेयर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो कर्नल का ओरिएंटेशन है ये मैन्युफैक्चरिंग के दौरान होता है। बहुत अच्छा तुम नहीं सोच पा रहे टू बी ऑनेस्ट, लेकिन जो मेरे को थोड़ा बहुत समझ आ रहा है उसके बेसिस पर ये हमारा पोटेंशियल अप्लाई करने से, और मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग सिंपली पी और एन को ज्वाइन नहीं करते तो मॉलिक्यूलर लेवल पर ऐड करते हैं। ऐसा नहीं कि एक पी साइड और एक एन साइड और उसको हमने सिंपली ऐसे आसपास में रख दिया तो हमारा डायोड बन जाएगा। इसको मॉलिक्यूलर लेवल पर ऐड करते हैं तो मे बी जो हमारे कर्नल्स बने हैं वो हमारे डिस्प्लेस ना हो रहे हो, या उनमें वो जो होल्स हैं वो नहीं जा पा रहे, वो इंटैक्ट हो डिप्लीशन लेयर के वॉल पर, और जो भी होल आ रहे हैं वो डायरेक्टली पी साइड में चले आ रहे हैं, जो भी इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं वो एन साइड में चले आ रहे हैं, और डिप्लीशन लेयर की जो वॉल है उसमें चार्ज जो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम थी वही हमारी इंटैक्ट हो। अब ये कैसे हो रहा है आई एम नॉट एबल टू थिंक, क्योंकि हमको पूरा मैन्युफैक्चरिंग का बात नहीं पता कि ये एक्चुअली ये बनाते कैसे हैं, लेकिन ऐसा ही कुछ होना होगा। क्योंकि अगर हम लोग इवन जेनर डायोड के ही बारे में बात करते हैं तो करंट बढ़ ही नहीं सकता। फिर कोई भी रिवर्स वाइज कंडीशन में करंट का बढ़ना इसका ये काउंटर हो जाएगा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो हो गया तब तो फिर पूरी बात ही खत्म हो जाएगी। कुछ उसका वजह होगा। गिविंग रेज टू अ फोटो वोल्टेज, ये जो दिस कॉज अ पोटेंशियल डिफरेंस and if a resistance is connected then current flows through it from P side to N side.
इन लोड रेजिस्टेंस टू लोड रेजिस्टेंस, ऐसे करो। टू लोड रेजिस्टेंस। देखो, सोलर सेल के बारे में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये ग्राफ है। याद रखना कि ये ग्राफ फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। दिस ग्राफ इज ड्रॉन इन फोर्थ क्वाड्रेंट। इधर होता है हमारा करंट और इधर हमारा होता है वोल्टेज। इसको बोलते हैं हम लोग ओपन सर्किट वोल्टेज, ओपन सर्किट वोल्टेज, और इसको हम लोग बोलते हैं क्लोज सर्किट करंट और शॉर्ट सर्किट करंट। ये ग्राफ का शेप हमारे लिए मैटर नहीं करता कि ये कैसा शेप, बस स्ट्रेट लाइन नहीं होना, इतना समझ आना। ओपन सर्किट वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट करंट का मतलब तुम समझ सकते हो। अगर एक बैटरी को बिना रेजिस्टेंस के कनेक्ट कर दिया जाए तो जो करंट फ्लो होगा, अगर बैटरी में कायदे से इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, ये सॉरी इनफाइनाइट करंट आ जाएगा अगर देखा जाए तो। वैसे पीएन जंक्शन डायोड में इनफाइनाइट करंट नहीं आएगा, क्योंकि मैंने कहा एक माइक्रो एम्पियर का करंट ही जनरेट होता है डिप्लीशन लेयर में जो भी इलेक्ट्रॉन होल पेयर टूटते हैं। तो सुनाई दे रहा है? हाँ सर। हाँ सर। तो अपना जो करंट है वो एक फाइनाइट वैल्यू लेता है। तो ये हमारा शॉर्ट सर्किट करंट है कि अगर हमने कोई भी रेजिस्टेंस नहीं इसमें लगाया तो जो करंट होगा, और अगर हमने बिल्कुल ओपन छोड़ दिया, जैसे रजिस्टर नहीं लगाया, तो पी और एन के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा बिकॉज ऑफ दिस सेपरेशन, ये जो सेपरेशन हो रहा है, होल्स एक साइड जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एक साइड जा रहे हैं, तो इसके कारण जो सेपरेशन हो रहा है उनके कारण जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो हमारा ये वाला पॉइंट है, ओपन सर्किट वोल्टेज। इतना पोटेंशियल डिफरेंस एक तरीके से क्रिएट होता है बिकॉज ऑफ दिस लाइट। अब बात आती है कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में ये क्यों बनाया गया। देखो, जो भी हम लोग वी और आई कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ, इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है जब हम वोल्टेज को सप्लाई देते हैं, सर्किट में करंट हम लोग सप्लाई करते हैं, तब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रॉ किया जाता है। लेकिन सोलर सेल इज अ डिवाइस विच प्रोड्यूस करंट, वो हमको करंट वापस दे रहा है। तो एक तरीके से हम उससे करंट ले रहे हैं। वी आर नॉट प्रोवाइडिंग करंट, वी आर टेकिंग करंट, and that's why the current is in negative axis, and that's why this graph become in fourth quadrant. जैसे अगर डायोड का ग्राफ होता तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं? क्योंकि वोल्टेज जो हमने प्रोवाइड किया, करंट हम लोग दे रहे हैं सर्किट को, लेकिन यहाँ पर वोल्टेज उसमें लाइट के कारण जनरेट हो रहा है और करंट हम उससे विड्रॉ कर रहे हैं। Basically, solar cell is not consuming current, it is providing, and that's why इसके लिए ये फोर्थ क्वाड्रेंट में ड्रॉ किया जाता है। स्ट्रेट लाइन और ये दोनों पॉइंट्स के मतलब ये याद रखना है। तो स्पेशल पर्पस डायोड में जितनी भी चीजें थी वो लगभग हमने कर ली। एक वो हृदय का जो डाउट है, डेफिनेटली दैट इज अ वेरी गुड डाउट, हम उसको खारिज नहीं कर रहे, लेकिन कुछ ना कुछ उसका वजह होगा, क्योंकि अगर वैसा होगा तो फिर ये सारे रिवर्स बाइस कंडीशन के करंट वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो रॉन्ग हो जाएंगे। अब बहुत सारे डायोड को रिवर्स बाइस कंडीशन में हम लोग यूज करते हैं। आई विल चेक, एक कोई अगर कुछ अच्छा लॉजिक मिलता है तो मैं बताऊंगा। डायोड पर ये जो 2-3 क्लासेस अभी हुई हैं, सर जैसे ये पीएन, सर ओपन सर्किट वोल्टेज का क्या बताया? बताया तो था कि ये जो डायोड है ये एक बैटरी की तरह बिहेव करने लगेगा। तो ओपन सर्किट वोल्टेज का मतलब जब कोई करंट नहीं है, एक तरीके से ईएमएफ बोलो, तो ईएमएफ जनरेट हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल।
बैटरी से जब हम कोई भी एक्सटर्नल करंट सर्किट नहीं कनेक्ट करें तो इसको ओपन सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस, इसी को ईएमएफ बोला जाता है, उसी को ओपन सर्किट वोल्टेज बोला गया है। इसको तुम ईएमएफ भी लिख सकते हो, दिस इज लाइक ईएमएफ। दोनों पी साइड हमारा पॉजिटिव और एन साइड नेगेटिव ये हो जाता है तो एक पोटेंशियल डिफरेंस तो हुआ ही, एक ईएमएफ तो जनरेट हुआ ही, तभी तो करंट फ्लो कर रहा है। तो शॉर्ट सर्किट करंट एंड ओपन सर्किट वोल्टेज, एक तरीके से ये दोनों उस सोलर सेल के पैरामीटर्स है कि वो कितना बढ़िया सोलर सेल है। अगर हमको इसको देखना हो तो ओपन सर्किट वोल्टेज जितना ज्यादा होगा, शॉर्ट सर्किट करंट जितना ज्यादा होगा, एक तरीके से वो हमारे लिए उतना बढ़िया सोलर सेल होगा। अब हमारे पास आता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डायोड में बहुत सारे बच्चे कल नहीं थे। जेनर डायोड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। जेनर डायोड पर हमने कल बहुत सारी बातें करी थी, एक बार आप लोग देख लेना, नहीं तो कल लास्ट में थोड़ा सा जेनर डायोड फिर से मैं डिस्कस कर दूंगा क्योंकि परसों बहुत सारे बच्चे नहीं थे। लेकिन आज हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और लॉजिक गेट्स ये स्टार्ट करेंगे। बूलियन अलजेब्रा क्या होता है वो देखेंगे। बेसिक बातें आज हम लोग कर लेंगे ताकि कल जो लॉजिक गेट्स हैं उनका ट्रुथ टेबल वगैरह कैसे ड्रॉ करते हैं, सर्किट को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, वो सब देखना रहे। देखो, दो तरह के सिग्नल होते हैं, एक होता है हमारा एनालॉग सिग्नल और एक होता है डिजिटल सिग्नल। एनालॉग सिग्नल एक तरीके से साइनोसॉइडल वेव को तुम एनालॉग सिग्नल की तरह देख सकते हो, अलग अलग टाइम पर अलग अलग वैल्यूज। लेकिन डिजिटल सिग्नल जो होते हैं वो सिंपली हाई और लो की तरह वर्क करते हैं। या तो दो ही स्टेट होते हैं उसमें, हाई और लो, 1 और 0, बाइनरी जिसको बोलते हैं। बहुत बार सुने होंगे कंप्यूटर बाइनरी पर वर्क करता है। बेसिकली डिजिटल सिग्नल पर वर्क करता है और डिजिटल सिग्नल में अलग अलग टाइम पर अलग अलग वैल्यूज ऐसा कुछ नहीं होता, वे सिर्फ या तो हाई होगा या तो लो होगा। इस तरह से दो स्टेट होते हैं सिर्फ। और ये जितना भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है ये सिर्फ हाई और लो के ही कॉन्सेप्ट पर चलता है। हाई का मतलब हायर पोटेंशियल, हायर करंट, लो मतलब लो पोटेंशियल और 0 करंट, ऐसा मान के चले। तो पहले हम लोग इसको डिफाइन कर लेते हैं, एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल, इसको कैसे दिखाते हैं, और उसके बाद बूलियन अलजेब्रा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड लॉजिक गेट्स। देखिए, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ये बहुत बड़ा ब्रांच है। इंजीनियरिंग में हम लोग ने 2 सेमेस्टर में, और हम लोग को चूंकि कंप्यूटर साइंस का तो हम लोग ने 2 ही सेमेस्टर पढ़ा, वैसे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले इसको लगभग हर सेम में पढ़ते हैं। बहुत बड़ा ब्रांच है और इसके अंदर क्या क्या होता है इसमें बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन हमारे लिए सारी बातें जानना जरूरी नहीं है। एनालॉग सिग्नल क्या होता है, डिजिटल सिग्नल क्या होता है, और जो भी लॉजिक गेट्स होते हैं वो लॉजिक गेट्स का इनपुट आउटपुट रिलेशन क्या होता है। अगेन कि लॉजिक गेट्स बनते कैसे हैं इस पर भी हमको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। लॉजिक गेट कैसे बनता है, उसके अंदर डायोड कैसे यूज किया जाता है, ट्रांजिस्टर कैसे यूज किया जाता है, दैट इज नॉट आवर पर्पस। बहुत सारे पुराने क्वेश्चंस अगर तुमको मिलेंगे तो कभी कभी लॉजिक गेट्स में भी तुमको डायोड, ट्रांजिस्टर ऐसा दिख जाएगा। तो हम लोग को पहले उन सारे क्वेश्चन से बचना है। तो 100 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में उनको नहीं करना है। फर्स्ट अटेम्प्ट में हमको जनरल क्वेश्चन करना है। अगर सारे जनरल क्वेश्चन हमसे बन जा रहे हैं तब जाके उन 1-2 क्वेश्चन जो आते हैं स्पेशल तरीके से, जो इंटरनल स्ट्रक्चर देके पूछ देते हैं, उसके बारे में बॉदर होना है।
स्टार्टिंग में कोई भी बच्चा लॉजिक गेट्स रिलेटेड उस तरह के क्वेश्चन नहीं करेगा जिसमें डायोड दे दिए गया हो, जिसमें ट्रांजिस्टर्स दे दिए गए हो और आपसे इनपुट आउटपुट रिलेशन पूछे। वैसे क्वेश्चन को इग्नोर मारना है पहले बार में। तो जैसे मैंने कहा, दो तरह के सिग्नल होते हैं। एक होता है एनालॉग सिग्नल, एनालॉग सिग्नल को तुम नॉर्मल एक साइनोसॉइडल फंक्शन भी लिख दो, दिस इज एन एनालॉग सिग्नल। अलग अलग टाइम पर तुम देखोगे अलग अलग वैल्यूज ले रहा है। जैसे सपोज ये आई वर्सेस टी ग्राफ हो, तो अलग अलग टाइम पर अलग अलग वैल्यूज है। ऐसा नहीं है कि या तो हाई है या फिर लो। तो एन एनालॉग सिग्नल is that in which अगर करंट है तो करंट, वोल्टेज है तो वोल्टेज, करंट और वोल्टेज varies continuously with time। लगातार टाइम के साथ वेरी हो रहा है। यू कैन सी इस तरह का कोई भी सिग्नल, ये हमने साइनोसॉइडल बनाया है, ऐसा कोई भी सिग्नल बना सकते हो जो टाइम के साथ वेरी हो रहा है, वो हमारा होता है एनालॉग सिग्नल। डिजिटल सिग्नल क्या होता है? डिजिटल सिग्नल और डिजिटल सिग्नल is a discontinuous function। Discontinuous function of time। It is a pulse waveform। मतलब अगर इसका सिग्नल हम लोग रियलाइज करें, जैसे मान लो वोल्टेज का हो या करंट का हो, सपोज ये करंट का ही सिग्नल है, लेट्स से आई, दिस इज टी, तो सिग्नल कुछ ऐसा हो सकता है, हाई लो, हाई हाई लो, इस तरीके से। और ये जो होता है इसको बोलते हैं टाइम स्टैम्प। एक तरीके से ये एक क्लॉक साइकिल रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर हमने डबल बना दिया, मतलब दो क्लॉक साइकिल में ये सिग्नल हाई है। यहाँ पर अगर ये थोड़ा वाइड जैसा लग रहा है, तुम चाहो तो इसको थोड़ा कम कर सकते हो। ये एक्चुअली या तो डबल होना चाहिए या सिंगल होना चाहिए, ये बीचों बीच नहीं हो सकता। इस तरीके से इसको ड्रॉ कर लो, लाइक दिस। तो यहाँ पर भी ये हमने दो क्लॉक साइकिल के लिए इसको लो रखा है। ये जो ऊपर है इसका मतलब होता है 1, ये जो नीचे है इसका मतलब होता है 0। 1 1 0 0। मतलब अगर इस तरीके से कोई भी सिग्नल हमको दिया जाता है, जो बाद में क्वेश्चन में भी आएगा, तो हाई का मतलब 1 या फिर हाई, ये लो है इसको बोलेंगे 0 या फिर लो। इस तरह से हम 1 0 1 0 इससे रिप्लेस कर सकते हैं इस पूरे सिग्नल को। जैसे हमको क्वेश्चन आता है कि एक सिग्नल है कुछ इस तरीके का और दूसरा सिग्नल है कुछ इस तरीके का, तो ऐसा दिया जाएगा, क्योंकि मैं हैंड मतलब
हाथ से बना रहा हूँ इसलिए बराबर बराबर बिल्कुल नहीं आ रहा है, ये बिल्कुल सेम टाइम इंस्टेंट पर आएंगे। मतलब बोलने का है कि इसका जो ग्राफ आएगा तुम देखोगे ये ऐसे इस तरह से करके आते हैं, और ये जो दूसरा वाला ग्राफ है इसको हमने एक सैंपल के जैसा अभी बना दिया। लेट्स, ये हमारा एक इनपुट है, ये हमारा एक इनपुट है, तो इसका आउटपुट किसी भी लॉजिक गेट के लिए क्या होगा। तो पॉइंट ये है कि अगर ये सिग्नल है तो इसका आउटपुट समझने के लिए सबसे पहले तो इसको क्या करना चाहिए, 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 इससे रिप्लेस कर देना चाहिए। और अगर तुम चाहो तो इसका एक टेबल भी ड्रॉ किया जा सकता है। बेटर होता है एक टेबल ऐसे बना लेना, और एक में लिख दो A और एक में लिख दो B, और एक में हो जाएगा हमारा आउटपुट। जो भी लॉजिक गेट के बारे में बात करेंगे उसका आउटपुट वो क्या होगा वो विल सी इट। लेकिन ये जो डेटा है जैसे 1 और 0, पहला हमारा इनपुट हो जाएगा 1 एंड 0, फिर दूसरा है A का 0 B का 1, तो A में हमारा आ जाएगा 0 B में आ जाएगा 1, फिर तीसरा में A में भी 0 B में भी 0, तो 0 0। इस तरीके से ये पूरा हम लोग फिल कर लेंगे, और ये आउटपुट क्या होगा ये हम लोग देखेंगे। जैसा लॉजिक गेट रहा, जिस तरह का उसका बूलियन फंक्शन आएगा, उस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो डिजिटल सिग्नल में या तो लो होगा या फिर हाई होगा, इसके बीच में कोई स्टेट नहीं होता। और वही एनालॉग सिग्नल में अलग अलग स्टेट होते हैं। इसमें हाई और लो ऐसा नहीं बोल सकते कि इसको हाई बोलेंगे और इसको लो बोलेंगे। तो डिजिटल सिग्नल हमेशा हाई और लो में डिवाइडेड होगा, बस टाइम स्टैम्प को थोड़ा देखना पड़ता है। लॉजिक गेट्स को डिस्कस करने से पहले जैसे मैंने कहा था बूलियन अलजेब्रा, ये भी एक अलजेब्रा है। पहले मैथमेटिक्स में इसको पढ़ाया जाता था, लेकिन अब हमको लगता है कि ये हटा दिया गया है, बूलियन अलजेब्रा। यूनियन इंटरसेक्शन सेट थ्योरी इसी के जैसा ये होता है। इसके कुछ रूल्स है जो मैं लिख रहा हूं, इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं या फिर इसको हमको ध्यान में याद रखना पड़ेगा। इससे 1 + A that is going to be 1, 1 into A that is going to be A, A plus A bar that is equals to 1, A double bar that is equals to A। और क्या क्या है मैं सारे एक्सप्लेन करूंगा। A plus A, A, A into A, A, 1 plus 1, 1, 1 plus 0, 1, 1 into 0, 0, 1 into 1, 1। एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है A plus AB, और ये हमारा होता है A के बराबर। इसका एक छोटा सा प्रूफ भी है जो तुम देख सकते हो। A plus AB को अगर हम कॉमन किए तो ये हो जाएगा 1 plus B, और 1 plus A हो या 1 plus B हो तो ये 1 के बराबर होता है। तो वी कैन डायरेक्टली राइट A into 1 and that is A। तो देखो अब तुम कहोगे कि सर 1 plus 1 ये 1 क्यों हुआ, ये तो 2 होना चाहिए, या 1 into 0। खैर ये तो नॉर्मल अलजेब्रा में भी होता है, 1 into 0 0, 1 into 1 1, ये सारी बातें सही है। ये तीनों नॉर्मल हमारे जो अलजेब्रा है उसमें ये सब ट्रू होती है। लेकिन ये जो 1 plus 1 है ये 1 है, A plus A है ये A है, ये 2A क्यों नहीं हुआ, A स्क्वायर क्यों नहीं हुआ। तो यहाँ पर वैल्यूज के तरफ हमको नहीं जाना है कि वैल्यूज क्या है,
इसमें हमको ये बुलियन अलजेब्रा बोलते हैं इसको, और इसमें अपने को हाई और लो की तरह देखना होता है। जैसे दो सिग्नल को हम ऐड कर रहे हैं, एडिशन का मतलब होता है और मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है एंड। दो चीजें होती हैं, एक होता है और का मतलब होता है प्लस, एंड का मतलब होता है इनटू। नॉर्मल लॉजिक में भी इस बात को समझ सकते हो। अगर एक कंडीशन दिया गया कि मान लो कोई भी तुम दोनों में से कोई भी एक दोस्त आता है तो काम चल जाएगा, तो कोई भी दोस्त आएगा तो पहला दोस्त आया तब भी काम चल जाएगा, दूसरा दोस्त आया तब भी काम चल जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि दोनों दोस्त आ गए तो काम खराब हो जाएगा या डबल काम हो जाएगा। दिस इज अ काइंड ऑफ लॉजिक। तो लॉजिक में a प्लस ए कभी भी 2a नहीं होगा। जैसे 1 प्लस ए, अगर इसको एक्सप्लेन करना हो इसी लॉजिक से तो तुम ऐसा सोच सकते हो, जैसे एक बंदे का आना 1 हो गया और एक बंदे का आना नहीं आना उसको वेरिएबल की तरह देख रहे हैं ए। हमारा जो कंडीशन है पार्टी में आने का कि दोनों में से कोई भी एक आएगा तो चलेगा। अब एक ने कह दिया कि हम तो आएंगे, तो दूसरा आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो और वाले जितने भी प्लस वाले जितने भी अलजेब्रा के रिलेशंस हैं तुम इसको ऐसे ही सोच सकते हो, इधर दिस और दिस। कोई एक अगर हुआ तो आउटपुट वैसा ही होगा। तो 1 + 1 इज ऑल्सो लाइक द सेम थिंग। दोनों आ गए तो भी कोई बात नहीं है, तो भी पार्टी हो जाएगी। एक भी आई तो भी पार्टी हो जाएगी। लेकिन मान लो अगर कुछ इस तरह का इनविटेशन है कि तुम दोनों को ही आना है, यू एंड यू, जब तक दोनों लोग नहीं आओगे तब तक पार्टी नहीं बनेगी। तो इस केस में एंड वाला जो रिलेशन है, अगर मान लो एक बंदा आता है दैट इज हाई और एक बंदा नहीं आता है, तो जैसे 1 × a, तो 1 मतलब एक बंदे ने श्योर कर दिया कि हम आएंगे और दूसरा बंदा भी श्योर नहीं है, तो अगर वो आएगा तब तो ठीक है, अगर 1 हुआ तो ये 1 हो जाएगा, अगर वो नहीं आएगा तो ये 0 हो जाएगा। तो पार्टी होना इज लाइक हाई, पार्टी नहीं होना इज लाइक लो। ए बार और ए, ये इसमें क्या रिलेशन है? तो सपोज इफ ए इज 1 हाई, तो ए बार ये हो जाएगा लो, निगेशन होता है, उल्टा करता है। उसी तरह से अगर ए को हम 0 ले लेते हैं तो ए बार हमारा हो जाएगा हाई। तो बेसिकली ये बार लगाने से क्या होता है, ये जो भी वैल्यू होता है उसको अपोजिट कर देता है, निगेशन। अब माइनस यहाँ पर नहीं यूज होता, ऐसा नहीं है कि 1 की जगह -1 डाल देंगे। 1 का उल्टा 0, 0 का उल्टा 1। तो बाइनरी अलजेब्रा भी एक बहुत अच्छी चीज होती है। दो नंबर्स को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, बाइनरी जैसे हम लोग डेसिमल में करते हैं, ये सारी चीजें बाइनरी में भी होती है। बट अगेन वो सारी चीजें हम लोग के लेवल पर नहीं है। हमको बस इतना बुलियन अलजेब्रा आ जाए और इसके अलावा 2 और लॉ जिसको बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ, वो समझ में आ जाए, दैट इज मोर देन इनफ। और वो क्या है, जैसे कभी भी इस तरह का अगर सिचुएशन होगा कि a + b होल का बार, तो याद रखना कि जब भी ये होल बार हटता है तो ये प्लस जो है वो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे a बार × b बार, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। और यही चीज अगर हमने कुछ ऐसे लिखी है a × b का बार, तो बिल्कुल सिमिलर पैटर्न में a बार + b बार, मतलब जब भी ये बार हटेगा तो ये बीच का जो साइन है वो प्लस इंटू में कन्वर्ट हो जाएगा और इंटू प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं पूरा बुलियन अलजेब्रा आपको नहीं सिखा रहा, दैट इज नॉट आवर पर्पस। आपको जितना बुलियन अलजेब्रा हमने लिखा है, अगर इतना भी समझ आता है दैट इज मोर देन इनफ। इससे हमारा नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन जो चाहिए वो हो जाएगा। और मैंने जैसे फिर से बताया है कि 1 + 1 को 2 कभी नहीं समझना है, ये हमारा नॉर्मल अलजेब्रा नहीं है। हाई प्लस हाई हाई, हाई प्लस लो हाई, ऐसा सोचना है, और की तरह देखना है। और
स्टार जो कि क्रॉस बना रहे हैं हम, इसको स्टार बोलो या क्रॉस बोलो, ये जो भी बोलो, इसका मतलब होता है एंड। मतलब दोनों जब सेम होंगे तभी आउटपुट वही होगा, अगर दोनों डिसिमिलर होंगे तो आउटपुट लो हो जाएगा, ऐसा एक तरीके से। इसी बेसिस पर बहुत सारे लॉजिक गेट्स बनते हैं। इसमें कुछ और एक दो अगर मान लो छूट गया हो तो अपन ऐड कर लेंगे, लेकिन मोस्टली जहां तक मुझे याद है इतने ही सारे बुलियन अलजेब्रा हमको इस पूरे प्रोसेस में काम आने वाले हैं। अब जैसे हमारा क्वेश्चन कैसा होता है, लॉजिक गेट्स कैसे होते हैं, तो डिफरेंट लॉजिक गेट्स हैं। देयर आर डिफरेंट लॉजिक गेट्स। कुछ गेट्स को फंडामेंटल गेट्स ही बोला जाता है। एक होता है फंडामेंटल गेट्स, फंडामेंटल लॉजिक गेट्स, जिसके अंदर आते हैं नैंड गेट एंड नॉर गेट। अब बात आती है कि इसको फंडामेंटल क्यों कहा जाता है। फंडामेंटल लॉजिक गेट्स इसलिए इनको बोला जाता है कि इसको यूज करके हम इसके हेल्प से कोई भी लॉजिक गेट्स बना सकते हैं। दिस कैन बी यूज्ड टू फॉर्म एनी काइंड ऑफ अदर लॉजिक गेट्स। दिस कैन बी यूज्ड to make any other logic gates. और दूसरा जो है जिसको हम लोग बोलेंगे डेराइव्ड, जिससे हमारे आते हैं और एंड, इसके अलावा है एक्स और एक्सक्लूसिव और, एक्स नॉर एक्सक्लूसिव नॉर, इस तरह के गेट्स जो हम चाहे तो नैंड गेट और नॉर गेट की हेल्प से बना सकते हैं। लेकिन नैंड गेट और नॉर गेट को समझने के लिए है ये फंडामेंटल, लेकिन इनका लॉजिक गेट समझने के लिए अपने को सबसे पहले ये और एंड इनको समझना पड़ेगा। और नॉट, ये एक नॉट गेट भी होगा, यहाँ छूट गया, इसके साथ एक नॉट गेट भी लिख लो। पहले ये तीन को समझेंगे, इसके बाद नैंड और नॉर को समझेंगे, और फिर एंड में हम लोग एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर को समझेंगे। इन लॉजिक गेट्स का शेप इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शेप से ही ये पहचान में आते हैं कि ये कौन से लॉजिक गेट्स हैं। जैसे हमने बताया और गेट, और गेट का शेप ध्यान में रखना है। जैसे ये हमारा होता है और गेट, मैंने जैसे बताया था इसके अंदर क्या सर्किट है, फर्स्ट इसके बारे में बॉदर होने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं करा कि इससे क्वेश्चंस नहीं आते, एक आध क्वेश्चन कभी ना कभी कहीं ना कहीं दिख ही जाएगा, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में यू डोंट हैव टू गो इन दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। यू हैव टू सिंपली सॉल्व अ जनरल क्वेश्चन, ट्रूथ टेबल, सर्किट सिंप्लीफिकेशन, इस तरह के क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट में करने हैं। जब लगे कि ये सब हो गया, अब हम कोई भी इस तरह का डायग्राम में फंस नहीं रहे, तब कुछ जो स्पेशल क्वेश्चंस है 4-5 उनको हम अलग से देख लेंगे। तो अगर ये एक इनपुट है, ये ए और बी, ये हमारे इनपुट सिग्नल है, दिस इज आवर इनपुट, और यहां से जो आउटपुट आता है इसको हम लोग बोल सकते हैं वाई। तो वाई जो है वो होता है ए प्लस बी, वेरी सिंपल। और का मतलब एडिशन होता है, यहाँ पर और लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिंबल ही है, इसलिए बताने के लिए काफी कि और गेट है। मैंने जानबूझ के लिख दिया, अलग बात है। सर्किट में ये और लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ये ऐसा शेप देख के अपने को समझना पड़ेगा।
अब इसका एक ट्रूथ टेबल होता है। ट्रूथ टेबल क्या होता है? ट्रूथ टेबल बताता है कि हमारे क्या क्या पॉसिबल इनपुट्स होंगे, उसमें क्या क्या पॉसिबल आउटपुट होंगे, और जो काम हम लोग इस और लॉजिक गेट के लिए कर रहे हैं ये सबके लिए करना पड़ता है। तो इसमें है ए, इसमें है बी और इसमें है वाई, दैट इज आउटपुट, एंड दैट इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। अब इनपुट में 4 वेराइटी हो सकती है। यू कैन सी क्या क्या हो सकता है। दोनों 0 हो सकते हैं, एक 0 1 हो सकता है, एक 1 0 हो सकता है, दोनों 1 1 हो सकते हैं। इसके अलावा कोई और इनपुट नहीं हो सकता। अब यहाँ पर बूलियन अलजेब्रा का जरूरत करना पड़ेगा। 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1, 1 + 1 1। और वाला बात है, कोई भी एक आएगा तो पार्टी होगी, अगर दोनों नहीं आए तो पार्टी नहीं हुई, अगर दोनों में से कोई एक आए तो पार्टी होगी। तो ये एक ट्रूथ टेबल, इसको बोलते हैं ट्रूथ टेबल। जो कि सारे लॉजिक गेट्स के लिए अपने को ड्रॉ करके लिखना पड़ेगा। इसका जो बूलियन फंक्शन है वो ये है, ए प्लस बी। मान लेते हैं कोई बड़ा सर्किट में ऐसा दिया जाए तो आउटपुट को ए प्लस बी से रिप्लेस कर सकते हैं। और हम देख सकते हैं कि आउटपुट, अगर कोई भी एक इनपुट हाई हुआ तो आउटपुट हाई होगा। और गेट को हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं, द आउटपुट will be high if either of one input is high। या फिर दूसरे तरीके से इसको लिखना हो तो आउटपुट विल बी लो if both the inputs are low। एक बार जैसे ही तुम ट्रूथ टेबल लिखना शुरू कर दोगे तो ये स्टेटमेंट हमको याद करने की जरूरत नहीं होगी। ये स्टेटमेंट हम उसके ट्रूथ टेबल से ही समझ में आ जाएगा। और ट्रूथ टेबल कैसे बनेगा? ट्रूथ टेबल बनेगा इस बूलियन अलजेब्रा से। 0 + 1 1, 1 + 0 1, 1 + 1 1, 0 + 0 0। तो इस तरीके से ये अपने को बूलियन अलजेब्रा एक दो बार ये प्रैक्टिस करोगे तो ये समझ में आ जाता है। दिस इज नॉट अ वेरी बिग डील। तो और गेट, इसके बाद हम लोग बात करेंगे एंड गेट। एंड गेट, और गेट में और एंड गेट में डायग्राम वाइज देखना थोड़ा सा फर्क आएगा। देख रहे हो यहाँ पर ये शेप में फर्क मायने रखता है, क्योंकि क्वेश्चन में हमको कौन सा गेट है लिख के नहीं दिया जाएगा, हमको शेप ही समझना रहेगा। ये हमारा हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, एंड दिस इज आउटपुट वाई। तो इसका जो फंक्शन होता है वो होता है ए इंटू बी। ये एंड फंक्शन है। एंड मतलब मल्टीप्लीकेशन, दोनों, दिस एंड दिस, दोनों को एक साथ सेटिस्फाई होना पड़ेगा, दोनों को एक साथ हाई होना पड़ेगा, तब हमारा आउटपुट हाई होगा। उसके लिए जो ट्रूथ टेबल बनाएंगे, ट्रूथ टेबल बिल्कुल ऐसा ही बनेगा लेकिन आउटपुट चेंज हो जाएगा। यू कैन सी ये हमारा ट्रूथ टेबल है। ए बी और ये y इज इक्वल टू ए इंटू बी। अब यहाँ पर फिर से लेफ्ट हैंड साइड में जो इनपुट है वो लगभग सिमिलर ही रखते हैं। 0 1 0 सॉरी 0 0 0 1 1 0 1 1। अब मल्टीप्लिकेशन करना है अपने को,
0 इंटू 0 लो ही रहेगा, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1। जस्ट इसका रिवर्स हुआ। सी, अगर हमारा एक भी इनपुट लो हुआ तो आउटपुट लो हो जाएगा, दोनों इनपुट अगर हाई होंगे तभी आउटपुट हाई होगा। उसको स्टेटमेंट में फॉर्म कर लेंगे। तो आउटपुट will be high if both the inputs are high, and output will be low if any of the two inputs are low। कोई भी एक इनपुट अगर लो हुआ तो आउटपुट लो हो जाए। ये हमारा एंड गेट। अब इसको और गेट को थोड़ा सा सर्किट से अगर रियलाइज करना हो, जैसे मान लो ये इसके अंदर का सर्किट नहीं, नॉर्मल सर्किट की तरह देखें तो हमारे पास एक बल्ब है जो दो स्विच कुछ इस तरीके से लगा हुआ है। और ये एक बल्ब है। ये दो स्विच है, ए और बी बोल सकते हैं। ओपन है मतलब लो, क्लोज है मतलब हाई। अब तुम इसे रियलाइज करो, क्या कोई एक भी स्विच हमने ऑन कर दिया या क्लोज कर दिया तो ये बल्ब जल जाएगा? ये सब नो, जल जाएगा। अगर हम नीचे वाला स्विच भी ऑन कर दें तो भी जल जाएगा, ऊपर वाला स्विच ऑन कर दें तब भी जल जाएगा, दोनों कर दें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज लाइक और गेट सिनेरियो। वही एंड गेट का क्या सिनेरियो होगा? यही बल्ब वाले क्वेश्चन की तरह देखा जाए तो एंड गेट का सिनेरियो कुछ ऐसा होगा। ये हमारे दो स्विच को हमने सीरीज में लगा दिया लाइक दिस। अब ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। बल्ब कब जलेगा? जब दोनों क्लोज होंगे। एक क्लोज करेंगे तब भी तो बल्ब नहीं जलेगा, बी को क्लोज करेंगे एक ओपन रखेंगे तब भी बल्ब नहीं जलेगा। तो दोनों जब क्लोज होंगे मतलब दोनों हाई होंगे तभी बल्ब जलेगा। तो एक तरीके से ये सर्किट रियलाइजेशन है। पर इसका ये मतलब नहीं कि इसके और गेट के अंदर ऐसा कुछ होता है, नहीं, वो अलग सर्किट है। ये हमारा नॉर्मल सर्किट रियलाइजेशन कि अगर हमको समझना हो कि एग्जैक्टली कि लॉजिक गेट्स कैसे वर्क करते हैं तो कुछ इस तरीके से अपने को समझ सकते हैं। तो ये दो हमारे लॉजिक गेट्स हो गए। एक तीसरा गेट है जिसको बोलते हैं हम लोग नॉट गेट। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इन्वर्टर। इज ऑल्सो कॉल्ड इन्वर्टर। मतलब ये सर्किट को, ये जो भी इनपुट होता है इसको रिवर्ट कर देता है। हाई है तो लो, लो है तो हाई। और इसका सिंबल होता है एक ट्रायंगल। और सिंगल इनपुट है ए, और जो आउटपुट होगा वो हो जाएगा ए बार। इसका ट्रुथ टेबल भी बहुत छोटा बनेगा। तीन की जरूरत ही नहीं है, दो में ही हो जाएगा। ये ए है और ये वाई है। वाई इज इक्वल टू ए बार। तो अगर जीरो है तो ये वन कर देगा, ये वन है तो जीरो। दिस इज हाउ द इन्वर्टर वर्क्स। बेसिकली ये सर्किट को रिवर्ट करता है, मतलब बेसिकली सिग्नल को रिवर्ट करता है। तो ये तीन लॉजिक गेट्स
ये फंडामेंटल लॉजिक गेट्स नहीं है, मैं पहले बता दे रहा हूँ। फंडामेंटल लॉजिक गेट्स है नैंड गेट और नॉर गेट। क्यों? क्योंकि उनको यूज करके हम और गेट बना सकते हैं, हम एंड गेट बना सकते हैं, हम नॉट गेट बना सकते हैं, हम कोई भी गेट और बना सकते हैं। तो नैंड गेट क्या होता है और नॉर गेट क्या होता है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। बस ये दो लॉजिक गेट्स देख लो, बाकी के दो कल देख लेंगे हम लोग। एक होता है हमारा नॉर गेट। तो नॉर गेट को हमको देखना है और प्लस नॉट, इस तरीके से। तो सबसे पहले तो नॉर गेट का इलेक्ट्रिकल सिंबल क्या है? देखो, जब भी कोई नॉर्मल लॉजिक गेट्स में, जैसे नैंड है, नॉर है, और में नॉट लगाना है, क्या करते हैं, एक सर्कल बना देते हैं। इस सर्कल बनाने का मतलब हुआ कि ये नॉट आगे लग चुका है। दिस इज द सिंबल फॉर नॉर गेट। और इसको रियलाइज कैसे करना है? इसको रियलाइज करना है इस तरीके से। एक और गेट है और उसके आउटपुट को एक नॉट गेट से पास कर दिया गया है। यहाँ पर देखो, सिंबल में एक थोड़ा सा मेरे से गलती हुआ है कि ट्रायंगल के सामने एक सर्कल जरूर बना लेना, ये इसका पहचान है। ये एक सर्कल जरूर बना लेना। इस सर्कल से ही ये जो सर्कल हमने बनाया है, यही सर्कल यहाँ पर आया सी, और इसी का मतलब होता है नॉट। मतलब अगर तुम सिर्फ बूलियन फंक्शन से इसको सॉल्व करना चाहते हो, कैसे करोगे पहले वो देख लो। जैसे ये इनपुट है ए, ये इनपुट है बी, तो इसका जो आउटपुट होता है ए प्लस बी का बार। दिस इज हाउ द आउटपुट ऑफ ए नॉर गेट इज डिफाइंड। जो भी आउटपुट आएगा लाइक ए और बी, तो इसका आउटपुट क्या होता है? इसका आउटपुट होता है ए प्लस बी, यही तो है और गेट। और इसको एक इन्वर्टर और नॉट गेट से पास करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ए प्लस बी का बार। और ये हमने बताया है डी मॉर्गन्स लॉ, ए बार इंटू बी बार। अगर चाहे तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, चाहे तो इसको ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो नॉर गेट क्या होता है? दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ और प्लस नॉट। ये समझने के लिए बता रहे हैं, ऐसा मत समझना कि और गेट प्लस नॉट गेट मिलाते हैं। और गेट और नॉट गेट ये फंडामेंटल गेट्स नहीं है, फंडामेंटल गेट हमारा नॉर ही है। लेकिन इसको समझना है तो ये हमको ऐसे समझने के लिए बना दिया गया है। इसका ट्रूथ टेबल भी अगर लिखना होगा तो हम इसी तरीके से कर सकते हैं। तुम चाहो तो इसका एक बड़ा ट्रूथ टेबल बना सकते हैं। इनिशियली अगर हमको ट्रूथ टेबल समझ नहीं आ रहे हो, हम लोग एक एक स्टेप का बनाएंगे। जैसे यहाँ पर मैं ए बी ए प्लस बी और ए प्लस बी का बार, इस तरह का, बिकॉज यही हमारा आउटपुट है, दिस इज आवर आउटपुट। नॉर गेट का यही आउटपुट है, तो ये बनाना पड़ेगा। तो और चाहे तो हम ये वाले इसके लिए भी ट्रूथ टेबल बना सकते हैं। देखो, दोनों का आउटपुट सेम आएगा। जैसे मैंने क्या कहा, 0 0 0 1 1 0 1 1। तो 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1 1। और जब इसको रिवर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0। तो आउटपुट विल बी हाई only if both the inputs are low. Otherwise, in all other cases, the output will be low. ये हमारा होता है नॉर गेट का एक तरीके से स्टेटमेंट। अगर मानते हैं हमने ए बार इंटू बी बार ऐसा किया है, तो इसको ऐसे भी ट्रूथ टेबल बनाया जा सकता है। जैसे ये ए है, ये बी है,
बगल में ए बार भी बना लो और बी बार भी बना लो, और ये जो इसको ए बार इंटू बी बार ऐसा कर दो। तो 0 0 0 1 1 0 1 1, ए बार यहाँ पर जहां पर 0 है वहां पर 1 करना पड़ेगा, यहाँ 0 है तो यहाँ 1 करना पड़ेगा, ये दोनों को 0 करना पड़ेगा। बी बार यहाँ पर 0 है तो इसको 1, यहाँ पर 1 है तो 0 1 0। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0। You can see the output is getting match. तो तुमने इसके अकॉर्डिंग बनाया या इसके अकॉर्डिंग बनाया, ये टोटली हमारा चॉइस है। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद जैसा तुमको लगता है वैसा करना है। और इसके लिए स्टेटमेंट क्या बनेगा? सो आउटपुट विल बी हाई if both the inputs are low. In all other cases, output will be low. अगर दोनों इनपुट लो हुए तभी हमारा आउटपुट हाई होगा, इसके अलावा बाकी सारे सिनेरियो में आउटपुट लो होगा। तो बेसिकली और गेट का उल्टा है। सिमिलरली नॉट गेट का उल्टा, सॉरी एंड गेट का उल्टा हमारा होता है नैंड गेट। तो ये लास्ट है, बस इसको देख लो। इसका भी जो सिंबल है, एक नैंड गेट बनाना है, उसके आगे एक सर्कल लगाना है। सर्कल का मतलब नॉट होता है, याद रखना। अगर ये ए है, अगर ये बी है, तो जो आउटपुट होगा हो जाएगा ए इंटू बी का बार। अगर इसको रियलाइज करना हो तो यू कैन सिंपली रियलाइज एक हमारे पास नॉट गेट है और उसके आउटपुट को हमने एक इन्वर्टर से पास कर दिया, तो ए एंड बी। यू कैन इजिली सी हमारा हो जाएगा ए इंटू बी और ये हो जाएगा ए इंटू बी का बार, और इसी को सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा ए बार प्लस बी बार। तो ये हमारा हो गया नैंड गेट। इसका भी ट्रूथ टेबल बन सकता है। अगर हम डायरेक्ट बनाना चाहते हैं तो डायरेक्ट बना लें, ए बी ए इंटू बी और उसका बार कर दें। ये वाला हम छोड़ रहे हैं, जो दूसरा वाला अप्रोच है उसको तुम लोग ट्राई करना। 0 0 0 1 1 0 1 1। तो हमने ऑलरेडी एंड गेट का ट्रूथ टेबल देखा है, 0 0 0 1, तो ये हो जाएगा 1 1 1 0। मतलब दोनों अगर इनपुट हाई हुए तो आउटपुट लो हो जाएगा। इन ऑल अदर केसेस द आउटपुट विल बी हाई। ये हमारा हो गया नैंड गेट। तो आउटपुट will be low if both the inputs are high. In all other cases, output will be high. तो ये सारे, इसके अलावा दो और बचते हैं, XOR एंड एक्सक्लूसिव नॉर, XNOR एंड XOR। ये कल हम लोग देख लेंगे। बाकी एक बेसिक आइडिया
लॉजिक गेट्स, बुलियन अलजेब्रा और ट्रुथ टेबल का हमने दिया है। कल इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। और एक डाउट हमने देखा भी ब्रज ने शेयर किया है, तो वो जो क्वेश्चन है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होगा। बीटा माइनस डीके में हमने बताया था कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है वो वेरिएबल होती है, क्योंकि उसके साथ एंटी न्यूट्रिनो में एनर्जी शेयर होती है, और जब उसको इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करते हैं तो ऑलमोस्ट हर एक रेडियस का वो सर्कुलर पाथ में मूव करता है, इसलिए उसके कारण जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो कंटिन्यूअस होगा, दैट इज नॉट गोइंग टू बी डिस्क्रीट। आई बात समझ में? हाँ सर। सर हम्म। सर एक क्वेश्चन था कि बैरियर पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता, डोपिंग डेंसिटी, बाइसिंग, टेम्परेचर या ऑल ऑफ दी और ऑल ऑफ दिस? डोपिंग पर क्या क्या ऑप्शन है? डोपिंग डेंसिटी, टेम्परेचर और बाइसिंग। बैरियर पोटेंशियल, हाँ सर, ऑल ऑफ दिस था फोर्थ वाला ऑप्शन। देखो बाइसिंग पर भी डिपेंडेंसी होती है, क्योंकि डिप्लीशन लेयर का विड्थ अगर बढ़ता है, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, डिप्लीशन लेयर का विड्थ अगर बढ़ता है तो पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कर जाएगा। और रिकॉम्बिनेशन कितना होगा ये टोटली डिपेंड करता है बाइसिंग के, ये डोपिंग के ऊपर। जितना हाई कॉन्सेंट्रेशन में डोपिंग किया जाएगा उतना ही मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का कॉन्सेंट्रेशन होगा, इसलिए जो बैरियर पोटेंशियल है उसी के अकॉर्डिंग होगा। तो ये दोनों है। और टेम्परेचर पर भी डिपेंडेंसी हो सकती है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो जैसे मैंने बताया था कि जो सेमीकंडक्टर होते हैं उनका टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टिविटी बढ़ जाता है। डेफिनेटली टेम्परेचर पर भी डिपेंडेंसी आनी चाहिए। ऑल ऑफ दिस ही होना चाहिए, मुझे जो लगता है। सर बाइसिंग। सर जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर रहते हैं वो टेम्परेचर पे डिपेंड करते या नहीं करते? देखो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ही है ना, उसमें तो बस डोपिंग ऐड किया हमने, क्यों नहीं करेगा वो टेम्परेचर पर? ऐसी एक लाइन थी कि जो इंट्रिंसिक रहते उसमें टेम्परेचर बढ़ाने पे इलेक्ट्रॉन बढ़ते, पर अगर वो एक्सट्रिंसिक है तो उसमें पहले से इतने इलेक्ट्रॉन है कि टेम्परेचर बढ़ाने से फर्क नहीं पड़ेगा। ये बोल सकते, देखो होगा तो उसमें भी, बट क्योंकि हमने इंटेंशनली डोप किया हुआ है तो कॉन्सेंट्रेशन में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा। मतलब थियोरेटिकली अगर हमसे पूछा जाए तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन्स जो, जैसे कोई हमने डोपिंग नहीं की तो उसमें भी इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो रहे हैं। डोपिंग करने के बाद वो बंद थोड़े ना हो जाएंगे, वो तो ऑलरेडी होंगे ही। टेम्परेचर बढ़ाने पर नॉर्मल सेमीकंडक्टर कंडक्ट करने लगता है, तो ये बात डोपिंग करने से खत्म थोड़े ना होगी। लेकिन ये जरूरी है कि डोपिंग करने के बाद जो कंडक्टिविटी हमको मिल रही है, जितना हमको चार्ज कैरियर्स मिल रहे हैं, उसमें टेम्परेचर चेंज करने की वजह से जितने ऐड होंगे उसका ज्यादा मतलब नहीं है। तो अगेन ये एक वही बात हो गई कि हम उसको काउंट करना चाहते हैं कि नहीं चाहते, क्योंकि वो तो हो भी रहा है। ऐसा हम नहीं बोल सकते कि वो नहीं होगा। हाँ, उसके रेस्पेक्ट में उसको इग्नोर करने वाली बात है, तो वो डिपेंड करता है डोपिंग कंसंट्रेशन पर। हमेशा हम जो डोपिंग करते हैं वो बिल्कुल हाई कॉन्सेंट्रेशन में करते हैं, ऐसा भी कोई नहीं। मॉडरेटली डोप, जैसे अगर हम लोग ट्रांजिस्टर पढ़े होते हैं तो उसमें एक बेस रीजन होता है जो मॉडरेटली डोप्ड होता था। तो डोपिंग का भी कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग होता है। और हम ऐसे एकदम से स्टेटमेंट कायदे से नहीं बोलना चाहिए कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। हाँ, बहुत माइन्यूट बढ़ेगा अगर रिलेटिव की बात की जाए तो, क्योंकि फाइनली दैट इज अ सेमीकंडक्टर, राइट? तो चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे।
इसको कर लीजिए प्रिपेयर, कल हम लोग इसको खत्म कर देंगे।